हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने कल लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है और आप लोग उसकी तैयारी में लग जाइए, अच्छे से लग जाइए। बहुत अच्छा मौका, सुनहरा मौका आप लोगों के लिए। और आप लोग हमारे इस चैनल को जीएस विथ प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इसका इस करंट इस यहाँ पर जितने भी क्लास होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर करंट अफेयर, जी हाँ, यहाँ पर करंट अफेयर तथा प्लस स्टैटिक जीके भी का पोर्शन कराया जाएगा और साथ ही साथ यूपी स्पेशल का भी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं। करंट अफेयर हम लोगों का डेली आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है। इसमें साथ ही साथ तमाम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा कमेंट के साथ अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशांत बीर, ऑप्शन नंबर बी साइमन हैरिस, ऑप्शन नंबर सी अवेश खान, ऑप्शन नंबर डी वैभव सूर्यवंशी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत बीर। जी हाँ, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड, जो कि अभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी प्रशांत बीर बने। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। इंडियन प्रीमियर लीग में नया रिकॉर्ड बना है। जी हाँ, अभी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी चल रही थी जिसमें चेन्नई सुपर किंग के प्रशांत बीर को 14.20 करोड़ में खरीदा गया, जिससे वह आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अन्य खिलाड़ी बन गए हैं। इस युवा ऑलराउंडर की बड़ी डील ने आईपीएल 2025 की नीलामी के दौरान देश भर का ध्यान खींचा। प्रशांत बीर जो एक बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर हैं जिनको सीएसके ने रवींद्र जडेजा के संभावित विकल्प के तौर पर देखा है। कई टीमों ने इस युवा में दिलचस्पी दिखाई लेकिन अंत में सीएसके ने इसे खरीदा। प्रशांत बीर आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में 10 करोड़ में बिके आवेश खान के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया और यह उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हैं। तो यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग का जो ऑक्शन चल रहा है 2025 के लिए, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी यहाँ पर सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो कैमरून ग्रीन यहाँ पर चुने गए हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं कैमरून ग्रीन खरीदे गए हैं, लगभग 25 करोड़ के आसपास उनको खरीदा गया है इस बार। और अनकैप्ड खिलाड़ियों में बात की जाए तो 14.20 करोड़ के साथ हमारे ये प्रशांत बीर जी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलेंगे आज के दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल है कि भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भानुमथैया, ऑप्शन नंबर बी होम बाउंड, ऑप्शन नंबर सी 12th फेल, ऑप्शन नंबर डी RRR। तो इसका राइट आंसर होगा होम बाउंड। जी हाँ, होम बाउंड फिल्म जो है भारत की फिल्म है, इसे ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। भारतीय सिनेमा ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्योंकि नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड को 98 में अकादमी ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह फिल्म दुनिया भर के 86 देशों क्षेत्र से भेजी गई प्रविष्टियों में चुनी गई है और अंतिम 15 शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में शामिल हो गई है। नीरज गायवान के द्वारा निर्देशित होम बाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा मुख्य भूमिकाओं में हैं जबकि जाह्नवी कपूर महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म में दो बचपन के दोस्तों शोएब और चंदन की कहानी है जिनका पुलिस बल में शामिल होने का साझा सपना सामाजिक दबाव, कर्तव्य और दोस्ती के बीच उनके जीवन की दिशा तय करता है। यह कथा युवा भारत के अनुभवों को केंद्र में रखते हुए आकांक्षा, जिम्मेदारी, भावनात्मक दृढ़ता, विशेष संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि होम बाउंड जो भारतीय फिल्म है इसे ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब तो देखिए क्या यह पुरस्कार जीत पाई कि नहीं, तो आने वाला समय बताएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना से संबंधित है। केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर कौन सा नया कानून लागू करने जा रही है। जी हाँ, इस समय मनरेगा बहुत चर्चे में चल रहा है और केंद्र सरकार ने मनरेगा को ख़त्म कर एक नया कानून लाया है। तो आइए इसका पढ़ेंगे हम लोग। तो केंद्र सरकार ने मनरेगा को ख़त्म कर कौन सा कानून लागू करने जा रही है। इसका ऑप्शन नंबर ए है
VVG रामजी योजना, ऑप्शन नंबर बी VVY रामजी योजना, ऑप्शन नंबर सी VVJ रामजी योजना, ऑप्शन नंबर डी VVA रामजी योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए VVG रामजी योजना। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। इसका आंसर होगा VVG रामजी योजना। मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करने वाली मनरेगा योजना की जगह नया बिल लाने जा रही है। केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म कर ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है, जिसका नाम है विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन। जी हाँ, ये VVG रामजी योजना का फुल फॉर्म विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण है, जिसे VVG रामजी कहा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है 2047 तक राष्ट्रीय विजन तैयार करना है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस ग्रामीण योजना के तहत ग्रामीण परिवार को अब 100 दिन की बजाय 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी। जी हाँ, इससे पहले जो मनरेगा था उसमें 100 दिन का रोजगार पक्का माना जाता था एक साल में, लेकिन अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। नए बिल में मनरेगा के उलट एक हफ्ते में पेमेंट किया जा सकता है। जी हाँ, अब जो मनरेगा मजदूरों का पेमेंट होगा एक हफ्ते के अंदर किया जाएगा। पहले क्या होता था, यह 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था। नए एक्ट में ग्राम पंचायत योजनाओं को जरूरी किया गया है, जिसे खुद पंचायत ही तैयार करेगी। इसके अलावा इन्हें PM गति शक्ति जैसे सिस्टम में भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर नरेगा मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर भी कही जा सकती है कि उनका नाम भी चेंज किया गया है, उन्हें 25 दिवस की मजदूरी भी उनकी बढ़ाई गई है। जो नरेगा एक्ट था यह 2005 में आया था और यह मनरेगा 2009 में बना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे पढ़ लिया और यह भारत की सबसे बड़ी केंद्र प्रायोजित स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम में मानी जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि हाल ही में PM मोदी किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। जी हाँ, हाल ही में PM मोदी ने किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोमालिया, ऑप्शन नंबर बी नामीबिया, ऑप्शन नंबर सी इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इथोपिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में इथोपिया की यात्रा पे हैं, वहाँ पर उन्हें उनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2025 को इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अदिस अबाबा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। 28वां विशेष राजकीय पुरस्कार है, जो वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व, उसकी सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता से निरंतर मान्यता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता हैं। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इथोपिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने और वैश्विक मंच पर स्थिति को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक और पुरस्कार उनके इस जीवन काल में शामिल हो गया। इस तरह वह 28 पुरस्कार पाने वाले विदेशी राजकीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जो वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व की सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसे याद रखेंगे, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, यह इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो हम लोग ने चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अगला कुछ फैक्ट देखेंगे। यहाँ पर 2 फैक्ट पढ़ेंगे, तो ये भी करंट से संबंधित हैं, करंट रिलेटेड हैं। तो पहला करंट रिलेटेड फैक्ट है कि राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। तो आइए इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के वीर सैनिकों के सम्मान और सर्वोच्च सैन्य शौर्य की विरासत को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से उन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्हें राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और राष्ट्रीय गौरव को सुदृढ़ करती है। तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर फैक्ट याद रखेंगे कि परमवीर दीर्घा का उद्घाटन 16 दिसंबर 1971 में जो विजय दिवस मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर जो सैनिकों के सम्मान में सर्वोच्च सैन्य विरासत को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो यहाँ पर हम लोग ने पहला फैक्ट क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले पे। दूसरा वाला फैक्ट क्लियर करेंगे
कि भारत में बना पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत ने ध्रुव 64 के प्रक्षेपण के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रोसेसर भारत के घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। यह चिप भारत को विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भारत में पहला जो स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया गया है, जो कि भारत को अब विदेशी देशों से जो आयात किया जाता है उस पर उसकी निर्भरता कम होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट में। आज के वन लाइनर में हम लोग 6 क्वेश्चन रखे हैं, वन लाइनर के फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA में ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह साई जाधव जी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिएगा। महिलाओं से संबंधित है जो इंडियन मिलिट्री से संबंधित है, तो इसे आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेगा कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव जी हैं, पहली हैं, तो इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला देखेंगे कि यूनेस्को द्वारा किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बन गई है? तो यह इटली की है। जी हाँ, इटली की राजधानी रोम है और यहाँ के जो PM है जॉर्जिया मेलोनी जी हैं। अगला देखेंगे कि नवंबर महीने में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो शेफाली वर्मा को दिया गया। वही अगर पुरुषों का पूछा जाए तो साइमन हार्पर को दिया गया है। जी हाँ, साइमन हार्पर जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अगला देखेंगे संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो यह पतंजलि यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर किसे घोषित किया है? तो यह पतंजलि यूनिवर्सिटी को घोषित किया है। ज्ञान भारतम आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यह योजना आई थी भारत में पांडुलिपि संग्रह को एकत्रित करने के लिए, उसके बारे में जानकारी उठाने के लिए, अनुसंधान के लिए यह योजना लाई गई है। अगला देखेंगे कि हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है? तो यह हांसी बना है। जी हाँ, हरियाणा का 23वां जिला हांसी बना है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर मियाना रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में, इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर के सारे फैक्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक GK के पोर्शन पे। जी हाँ, आज के स्टैटिक GK हम लोग देखेंगे। स्टैटिक GK में पठार हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ पठारों की चर्चा की हम पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं और आज यहाँ पे जो भी बचे हुए पठार थे उनके बारे में जानेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे पोटवार का पठार जो कि हमारे पाकिस्तान में है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। मेसेटा का पठार जो आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में सीधे मैच के रूप में या मिलान के रूप में, फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। अगला देखेंगे अलास्का पठार, जिसे यूकोन का पठार भी कहते हैं, ये अमेरिका में हमारी स्थित है। एशिया माइनर जो है तुर्की में है। जी हाँ, एशिया माइनर पठार तुर्की में। लॉरेंसिया का पठार हमारे कनाडा में है। जी हाँ, लॉरेंसिया पठार कनाडा में। तकलामाकन जो है हमारे चीन में है। जी हाँ, तकलामाकन का पठार चीन में है। किम्बरले का पठार जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। जी हाँ, किम्बरले खान भी एक होती है, किम्बरले पठार भी है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। लोएस पठार जो है चीन में है। जी हाँ, लोएस पठार चीन में। अदमावा का पठार नाइजीरिया में है। जी हाँ, अदमावा का पठार नाइजीरिया में है, लोएस का पठार चीन में है। चीन में यहाँ पर 2 पठार तकलामाकन और लोएस दोनों चीन में हमारे हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो स्टैटिक GK का पोर्शन हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, लास्ट का सेगमेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम लोग पहले कल का उत्तर देखेंगे। कल हमने पूछा था कि ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ऐतिहासिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। जी हाँ, विलियम जोन्स के द्वारा यह कोलकाता में किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का क्वेश्चन हम लोगों का है कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? जी हाँ, यहाँ पर महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बता दें कि ऑप्शन आप लोग लीजिए। ऑप्शन 9 जनवरी 1908, फिर 9 जनवरी
1909, फिर यहाँ पर 9 जनवरी 1915, फिर यहाँ पर 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1914। यहाँ इसे आप लोग 9 मान लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि महात्मा गांधी भारत में कब आए, 9 जनवरी 1908 को, या ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी 1909 को, ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी 1915 को, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी 1914 को। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय भी हम लोगों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। और अपनी राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह क्लास आप लोगों के सभी भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जीके जीएस की तैयारी को भी आप एकदम मजबूत बना सकते हैं। हम यूपी स्पेशल का भी सेगमेंट स्टार्ट करेंगे जल्दी। हम लोग जीएस जीके और यूपी स्पेशल का भी सेगमेंट लाएंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहें हमारे इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को, और कोई भी अगर इसमें आपको नवाचार करना है तो आप इसमें करना है तो आप लोग इसकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।